महाभारत के अर्जुन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि किस तरीके से जो है अर्जुन ने पानी में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में निशाना लगाया था। लेकिन अर्जुन के इस निशाने का श्रेय जाता है उनके गुरु द्रोणाचार्य को। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। नमस्कार, अनफिल्टर्ड विद ब्लॉग कबीला के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, अगर हम उन्हें वागड़ का द्रोणाचार्य कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिन शख्सियत से आज हम मिलने वाले हैं उन्होंने जो है वागड़ को इतने सारे मेडल्स दिलाए हैं कि वागड़ के जो लोग हैं न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व पटल पर जो है अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो बिना समय गवाए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट भगवती लाल जी गरासिया का। मेरा नाम भगवती लाल गरासिया है और मैं एक NIS क्वालिफाई आर्चरी कोच हूँ और फिलहाल मैं खेलो इंडिया डूंगरपुर में कोच लगा हुआ हूँ, आर्चरी कोच। और एक मेरा सेंटर चल रहा है खेरवाड़ा में, जहाँ मेरे लगभग 25 आर्चर हैं और डूंगरपुर में 35 से 40 आर्चर हैं। और जैसे कि हमने सर का जो परिचय है वो स्टार्ट किया था कि इन्होंने जो है वागड़ को बहुत सारे गोल्ड मेडल दिलाए हैं, बहुत सारे मेडल्स दिलाए हैं। तो सबसे पहले सर से पूछते हैं कि वागड़ के लिए जो सर की जो उपलब्धि है क्या रही है, कितने मेडल जो है सर ने वागड़ को दिलाए हैं? अभी तक मैंने नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट में मिला के 19 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 17 ब्राउन मेडल हैं। यूँ करके 35 से 38 मेडल टोटल दिलाए हैं अभी तक। और मैंने ये सेंटर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2018 में आके स्टार्ट किया था। उसके बाद 18 के बाद फिर 2 साल कोरोना में चला गया। उसके बाद फिर वापस से बच्चे तैयार किए तो अब जाके रिजल्ट आने लगा है। तो लेटेस्ट हमारे मेडल, एक नेशनल में गोल्ड मेडल है लड़की का, और एक और अभी लेटेस्ट मेडल आया था डूंगरपुर का लड़का है हिमेश बरंडा, उसका नेशनल में सिल्वर मेडल आया है, टीम का सिल्वर आया है। और जैसे कि सर ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, और बाकी जितने भी दर्शक हैं, बहुत सारे गेम्स हमारी आज की दुनिया के अंदर हैं। जैसे कि हम क्रिकेट को जानते हैं, हम हॉकी को जानते हैं, वॉलीबॉल को जानते हैं, खो खो को जानते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, और मैं खुद भी जानना चाहूँगा कि सर आर्चरी बेसिकली है क्या चीज़? बेसिकली जो आर्चरी है वो एक हंटिंग गेम है। हंटिंग तो क्या है, पहले ज़माने में के लोग जो काफ़ी पौराणिक काल की बात करते हैं, हम महाभारत काल की या उसकी रामायण की, तो उस समय क्या होता है, ये युद्ध की एक कला थी, युद्ध की और डिफेंस की एक कला थी। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे आर्चरी स्टार्ट होते होते गेम में कन्वर्ट हुआ। फिर गेम से फिर इसके टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगे, इंटरनेशनल तक टूर्नामेंट, ओलंपिक में भी फिर इसके टूर्नामेंट होने लगे, स्टार्ट हुआ। तो अब ये एक हाई प्रायोरिटी का इंटरनेशनल गेम है। और जैसे कि सर से जो हूँ मैं बहुत पहले टाइम से जो हूँ परिचित हूँ, और सर से मेरी बातचीत होती रहती है। तो सर राजस्थान में काम करने से पहले, वागड़ में काम करने से पहले हरियाणा में रहते थे। तो सर से मैं ये जानना चाहूँ कि जो लोग हरियाणा के अंदर थे, जो वहाँ पर भी ये आर्चरी के कोच ही थे, तो वहाँ के लोगों का रवैया और यहाँ के लोगों का रवैया आर्चरी के प्रति कैसा है? बेसिकली क्या है कि मैं पंजाब में रहा था, हरियाणा में भी था। हरियाणा में हम टैलेंट सर्च के लिए जाते थे, पर बेसिकली मेरा जो सेंटर चल रहा था वो लुधियाना में चल रहा था। लुधियाना में एक कॉलेज थी, वहाँ हमने सेंटर चला रखा था। तो वहाँ मेरे पास 30 से 40 आर्चर थे। स्टार्टिंग 10 से स्टार्ट की थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। और वहाँ पे भी मैंने 2 लड़कियाँ मेरी इंटरनेशनल गई थी। एक लड़का था जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गया था 2 बार वो, और जो इंटरनेशनल लड़कियाँ गई थी वो सब जूनियर में वहाँ से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आई थी। और नेशनल मेडल तो काफ़ी थे वहाँ पे भी। और जैसे कि आर्चरी जो है हमारे वागड़ के अंदर जो जानी जाती है, और पूरे भारत के अंदर जो है आर्चरी जानी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं आप कहो तो वागड़ का बहुत बड़ा श्रेय है। उसकी क्या कहानी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। वागड़ की ये है कि आर्चरी में हमारे यहाँ वागड़ से 3 जने ऐसे हैं, अब तो काफ़ी हो गए, पर उस समय लिम्बाराम जी हैं, श्यामलाल जी और धूलचंद जी, ये 3 ऐसी शख्सियत है। तो ओलंपिक की जब टीम बनती थी तो 2 शख्सियत 3 जनों में से 2 हमारे वागड़ के होते थे, या तो लिम्बाराम जी श्यामलाल जी या फिर लिम्बाराम जी धूलचंद जी, यूँ करके। और लिम्बाराम जी तो तीन ओलंपिक खेले हैं, और उसके बाद वो इंडिया टीम के कोच रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम। उन्होंने इंडिया टीम को काफ़ी मेडल दिलाए हैं, और चीफ कोच भी रहे इंडिया टीम के। और जो लिम्बाराम जी हैं वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, और उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। और जो श्यामलाल जी है उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है।
जैसे कि अगर आप जानते हो तो आपको शायद पता होगा कि पद्मश्री जो पुरस्कार है बहुत बड़ा पुरस्कार है और हमारे यहाँ की किसी शख्सियत को पद्मश्री मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रिसेंटली मैं भी एक प्रोग्राम के अंदर गया था, वहाँ पर भी जो है एक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम लिम्बा राम जी के नाम से रखा गया। तो ये सच में एक गर्व की बात है कि एक भारत को रिप्रेजेंट हमारे वागड़ के किसी व्यक्ति ने किया है। और सर जैसे कि हम आर्चरी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा जो है आर्चरी शुरू करना चाहे तो आर्चरी के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या स्कोप आर्चरी के क्षेत्र के अंदर आपको मिल सकते हैं और भविष्य जो है आर्चरी का कैसा है? आर्चरी शुरू करना तो आजकल क्या है, खेलो इंडिया ने हर डिस्ट्रिक्ट में गेम्स के लिए अलग अलग सेंटर बना रखे। तो खेलो इंडिया ने अपने वागड़ में 3 सेंटर बनाए हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो तीनों जगह कोच लगे हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको आर्चरी की मिल जाएगी। और वैसे राजस्थान में काफ़ी एकेडमियाँ भी चल रही है, प्राइवेट एकेडमियाँ भी चल रही है। और हमने भी रिसेंट में एक एकेडमी खोल रखी है यहाँ खेरवाड़ा में, तो खेरवाड़ा के बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके यूँ करके। और वो वहाँ आके सीख सकते हैं, और जो बेसिक है अपना वो, उसके बाद वो खुद से भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर जहाँ उनको फिर आगे बढ़ के जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है वो हमसे आके मिल सकते हैं। और ये है कि इसमें स्कोप की बात करें तो स्कोप तो जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके अंदर काफ़ी स्कोप है। जैसे अगर कोई बच्चा नेशनल सीनियर नेशनल में मेडल लेके आता है तो एक तो वो आउट ऑफ टर्म जॉब सीधी पा सकता है। और एक ये है कि अगर वो सीनियर नेशनल या किसी भी स्कूल नेशनल या ओपन नेशनल किसी में भी मेडल लेके आता है तो वो 2% खेल कोटा में आ जाता है। और 2% खेल कोटा, हर एक वैकेंसी में 2% का खेल कोटा आता है। जैसे 100 वैकेंसियाँ निकली तो उसमें से 2 वैकेंसी खेल कोटा के लिए होगी। और उसमें कोई एज कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं आता है, जैसे अपनी कैटेगरी आती है ST SC, ऐसा कुछ नहीं। उसमें सब ऑल ओवर स्पोर्ट्स का आ जाएगा, तो वो उस 2% खेल कोटा में आ जाता है। और जैसे कि आर्चरी की अपन तो बात कर ही है, लेकिन अपन जो है वागड़ क्षेत्र से और अपन ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो अगर बात करें कि ऐसे कौन से गेम है जो जहाँ यहाँ वागड़ के अंदर उन या अपने आसपास के लोगों को या पेरेंट्स को या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को, बच्चों को किस गेम के लिए प्रमोट करना चाहिए ताकि जो है वो आगे चल करके जो स्पोर्ट्स के अंदर जो है कुछ अलग कर पाए? से यहाँ काफ़ी गेम चलते हैं, काफ़ी गेम तो मैंने भी देखे हुए हैं और काफ़ी देखे हुए भी नहीं है। आजकल एक रिसेंट में यहाँ की वागड़ की लड़कियों ने नेशनल में जाके मेडल जीता था, और शायद तक वो इंटरनेशनल भी गई थी, लेक्रोस की टीम। हाँ, जिस बारे में सर बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम के अंदर गया था, वहाँ पर जो है वो जो लेक्रोस की पूरी टीम थी, सुनीता मीणा जिसको लीड करती है, वो पूरी टीम वहाँ पर आई थी और बहुत ही वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। और उन वागड़ के बच्चों, बांसवाड़ा की वो पूरी टीम है, उस बांसवाड़ा की टीम ने वागड़ को पूरे वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट किया। सच में बड़े गर्व की बात है। तो जैसे कि सर ने कहा कि लेक्रोस गेम है, लेकिन लेक्रोस तो ऐसी चीज़ है जैसे कि मैंने भी उस बारे में नहीं सुना है। ऐसी कोई चीज़ जो बच्चे कर सकते हैं और जिन जिन गेम के अंदर बच्चों को करना चाहिए? हमारे इधर की क्या है कि बच्चों की हाइट कम है, पर वो क्या है, हमारे इधर पहाड़ हैं और वो हैं, तो पहाड़ों में बच्चे क्या है, चलते हैं उतरते हैं सब, तो उनमें स्ट्रेंथ बहुत है। तो एथलेटिक्स के बहुत सारे ऐसे इवेंट है वो कर सकते हैं। और खो खो में तो अपने इधर की टीमें बहुत अच्छी है, खो खो कबड्डी है। खो खो कबड्डी में प्रो लीग होते हैं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं। प्रो लीग में अगर आप एक टूर्नामेंट भी खेल जाओगे तो फिर आपका काफ़ी पैसा भी बन जाएगा और आप फेमस भी हो जाओगे। उस प्लेटफॉर्म तक जाके फिर आपको देख के पीछे जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा है। और वॉलीबॉल वगैरह सब टीम गेम है, पर जितना हो सके जो इंडिविजुअल गेम है, जैसे एथलेटिक्स है, और एथलेटिक्स में भी वॉकिंग है ये वगैरह। तो हमारे प्रतापगढ़ साइड में अभी क्या है कि सर्दियों में लकड़ियाँ काट के लेके आती लेडीज़ है, तो वो लेडीज़ अपने सर पे इतना भार लेके, जो उनके चलने की स्पीड होती है वो दौड़ रही होती है ऐसा लगता है। तो वो ही टेक्निक, पूरी टेक्निक एथलेटिक्स के वॉकिंग इवेंट में होती है। वॉकिंग इवेंट थोड़ा लंबा होता है, पर वही टेक्निक जो है, उन महिलाओं को क्या पता कौन क्या एथलेटिक्स से क्या कितनी, वो सुबह 4 बजे जाके अपना लकड़ियाँ काट के 6 बजे पहले उनको जाना पड़ता है, क्योंकि फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो वो निकल के अंधेरे से पहले लकड़ी काट के घर आ जाती हैं। और जिस बारे में सर बात कर रहे हैं वो चीज़ मैंने खुद भी आंखों से देखी है। जो महिलाएं होती है, इतने बड़े बड़े लकड़ियों के जो भार होते हैं वो लेकर के ऐसा इतनी स्पीड से चलती है और इतना दूर तक चलती है। सच में बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही है। और जैसे कि अपन गेम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा खेल के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट उसको किस तरीके से मिल सकता है?
आगे चल के? किस अपन पर्टिकुलर आर्चरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग क्षेत्र के अंदर अगर कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट, उसकी इनकम किस तरीके से हो सकती है, पैसे किस तरीके से वो कमा सकता है? पैसे तो एक अच्छे लेवल पे जाके ही कमाए जा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है आजकल। अगर आप अच्छे लेवल पे नहीं जाएंगे तो आपको, पर तो भी अगर आप नेशनल मेडल भी लेते हो, या राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि आप स्टेट मेडल लेते हो तो आपको स्टेट मेडल का भी पैसा है। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, फिर इंटरनेशनल, ओलंपिक, ये ऐसा सब कुछ है। तो सब जूनियर के मेडल पे, भले वो टीम मेडल हो, इंडिविजुअल मेडल हो, कोई भी हो, वहाँ से आपको पैसा स्टार्ट हो जाता है। जैसे सब जूनियर सिल्वर मेडल के 17,800 रुपये कुछ है, 17,000, 14,000, और गोल्ड मेडल के। और वही सीनियर नेशनल अगर आप गोल्ड जीतते हो तो 1,00,000 रुपये, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे। और अभी जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो वागड़ में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया में अगर आप मेडल लेके आते हो तो वो आपको 2,50,000 रुपये देगी। गोल्ड का 2,50,000 रुपये, सिल्वर का थोड़ा कम है, और ऐसे करके। तो ऑल इंडिया पे तो आप किसी भी गेम में रिप्रेजेंट कर ही सकते हो। हमारे यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर जो खेलों का रुझान है वो धीरे धीरे कम होता गया है, तो वो वापस से हमको बढ़ाना है। तो उस प्रोत्साहन के लिए पहले हमारे टाइम में यूनिवर्सिटी इतना कुछ नहीं देती थी, 5-6 हज़ार इतना कुछ था गोल्ड का, पर अब उन्होंने प्राइस बढ़ाया है, सम्मान भी देती है। जैसे रिसेंटली हम पिछले साल मैं टीम लेके गया था बठिंडा, तो वहाँ हमने जोनल में मेडल जीते थे, सिल्वर मेडल, और टीम का सिल्वर था, और इंडिविजुअल एक लड़की का सिल्वर मेडल था। तो उन्होंने यहाँ पे आके वो सब काउंट करके, और खेलो इंडिया भी खेले थे। तो एक बच्चे ने 78,000 लिए, एक लड़की ने 45,000 लिए, और 4 लड़कों ने 43,000 करके, इतना पैसा उन्होंने लिया, यूनिवर्सिटी ने उनको दिया। और जैसे कि हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुने कि हाँ हम गेम में चले जाएंगे और पैसे कमा लेंगे। बात ऐसी है कि करत करत अभ्यास तेज, जड़ मत होश सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो ये बात तो ऑब्वियस है कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाओगे, मेहनत आपको करनी है। बिना मेहनत के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर आप जाकर के सक्सेस नहीं हो सकते। और ये तो होगी अपने फाइनेंशियल की बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आर्चरी की जो है, मैंने सुना है कि बहुत महंगा गेम है, तो इक्विपमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं कि इक्विपमेंट कहाँ से शुरू होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कम से कम कितने इक्विपमेंट्स होते हैं, और महंगे से महंगे कितने इक्विपमेंट इसके अंदर होते हैं? इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ 3 इवेंट्स चलते हैं, इंडियन राउंड, रिकव और कंपाउंड। और रिकव और कंपाउंड है वो मॉडर्न इक्विपमेंट है, उनसे आप इंटरनेशनल के कोई भी टूर्नामेंट खेल सकते हो, और डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से लेके सारे टूर्नामेंट। पर जो इंडियन राउंड है वो आप नेशनल तक ही खेल सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि नेशनल में खेल के हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इंडियन राउंड की जो प्लेयर हैं उनका, जैसे राजस्थान पुलिस है, इंडियन आर्मी है, बैंक है, वहाँ सब जगह वो इंडियन राउंड खेल के भी जॉब पे लगे हैं, और अभी भी वहाँ से खेलते हैं, जैसे रेलवेज़ है, ऐसे वो सब है। तो इंडियन राउंड, हमारे फेडरेशन ने इंडियन राउंड को इंट्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि पौराणिक गेम है। तो लकड़ी के धनुष थे पहले, तो वो जो लकड़ी से बनाए होते थे, फिर वो धीरे धीरे चेंज होते होते आज थोड़ा सा टेक्निक में चले गए हैं, पर वो है लकड़ी के ही, और वो भारत में ही बने हैं। भारत में मणिपुर साइड है, उधर से आ जाते हैं। तो वो 5,000 से 7,000, 7,500 तक पूरी किट आ जाती है। और उसके बाद मॉडर्न इक्विपमेंट की बात करें, जो रिकव राउंड है वो अच्छा इक्विपमेंट अगर लें, बेसिक इक्विपमेंट तो आपको मिल जाएगा 60-70 हज़ार से। अच्छा इक्विपमेंट ले तो 1.5 लाख से, और फिर वो जैसे जैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती है 5 लाख तक जाती है, क्योंकि वो अच्छा इक्विपमेंट तो थोड़ा ज़्यादा इक्विपमेंट के हिसाब से होता है। और कंपाउंड में भी यही है, कंपाउंड का भी बेसिक जो इक्विपमेंट है वो 30-35 हज़ार से मिल जाता है। छोटे बच्चों के लिए 35 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, और वो 5-6 लाख तक जाता है। और उनके जो एरो हैं वो भी उस हिसाब से सस्ते महंगे हैं। और जिस हिसाब से आपके जो इतने बच्चे जो है मेडल वगैरह लेके आए हैं, तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि जो आर्चरी है उसके अंदर थोड़ा सा जो है कंपटीशन कम है, कुछ कम बच्चे ही आ रहे हैं उसमें से, आपके कुछ गिने चुने बच्चे गए और जाकर के मेडल लेके आ गए? क्योंकि मैं किसी गेम की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जैसे जूडो कराटे हो गया, कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, जैसे तलवारबाजी हो गया। हो सकता है कहीं और एरियाज़ के अंदर जो है, इसके अंदर जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी जानकारी है, आसपास के अंदर कुछ गिने चुने ही लोग हैं। जैसे एक कोई बच्चा हो गया, दूसरा कोई बच्चा हो गया, 1-2 ही बच्चे हैं, वो गए और जाकर के वो जो है स्टेट लेवल पर मेडल लेकर आ गए, क्या बोलते हैं, नेशनल पर मेडल लेके आ गए। और थोड़ा अच्छा कोई कर रहा है तो इंटरनेशनल मेडल लेके आ गए। आर्चरी में कहीं ऐसा तो नहीं है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही।
ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है कि हमारे इधर खेलों का रुझान थोड़ा कम है। जो पेरेंट्स है वगैरह है, गांव के लोग हैं, वो खेलों को इतनी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि क्या है कि बच्चा खेल के न वो काम नहीं करता है, आवारा हो जाएगा, यूँ करके उनको छोड़ देते हैं, उनको खेलने से मना करते हैं। तो कंपटीशन कम है ऐसा तो किसी भी खेल में नहीं। आजकल हर एक जो खेल है, जो बड़ी बड़ी सिटी है, वहाँ पे हर एक खेल में हर एक बच्चा बहुत इच्छा से उसको जाता है और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है। तो स्टेट लेवल पे तो इतना कंपटीशन हो जाता है, जैसे हमारे स्टेट लेवल पे नेशनल के बराबर टूर्नामेंट होता है। और आजकल तो जो स्टेट फेडरेशन ने उसने सेटअप ऐसा बनाया है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी वैसे ही होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट टाइप सेटअप बनाया है। तो हमारे राजस्थान के कई इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। और हमारे यहाँ वागड़ से जो बच्चे स्टेट में मेडल लेके आ रहे हैं, यानी वो 400 में से टॉप 3 में आ रहे हैं, तब जाके आपको मेडल मिलेगा। तो जहाँ तक कंपटीशन की बात है, तो कंपटीशन तो बहुत हाई लेवल चला गया है आर्चरी में, काफ़ी अच्छा चला गया है। और अभी धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जब मैं आया था तो हमारे टाइम में तो काफ़ी आर्चर थे, पर धीरे धीरे खेलों का रुझान कम होता गया, उसकी वजह से थोड़ी संख्या घटी थी। पर पिछले 2-3 साल से जब मैं यहाँ से करा रहा हूँ, तो जब मैंने भी इवेंट कराए हैं, टूर्नामेंट कराए डिस्ट्रिक्ट के, तो हमारे यहाँ 125 आर्चर थे। उसके बाद इस साल 250 आर्चर हुए। 250 आर्चर में से 3 जने सेलेक्ट होकर स्टेट में गए थे, डिस्ट्रिक्ट से 3 या 4 जो 4 की टीम जाती है वो सेलेक्ट हो गए। तो कंपटीशन तो काफ़ी है। हाँ, बस ये है कि जो टेक्निक वाले और ये बच्चे हैं, वो 250 में से 25-30 जने ही आते हैं। तो हमारे पास आए ज़्यादा से ज़्यादा और टेक्निक को अपनी सुधारें और कंपटीशन को और बढ़ावा दें। और जैसे कि टेक्निक की बात करें, तो एक दिन हमारे आर्चरी का एक बच्चा है जिसका नाम प्राकेत है, शायद आपने कहीं उसको न्यूज़ पेपर वगैरह में देखा होगा। तो उससे जब मैं बात कर रहा था, तो उसने मुझे बड़े तरीके से बताया कि किस प्रकार से जो है बॉल लगाए जाते हैं, किस तरीके से जो है निशाना बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है। वो चीज़ आप बताओ कि इतने सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चा अव्वल तरीके से जो है, जो फर्स्ट आ रहा है, वो बच्चा किस तरीके से निशाना लगा रहा है और क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहती है। आप क्या उसको ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं जिस वजह से जो बच्चा गोल्ड मेडल लाने के काबिल हो पा रहा है। वैसे मैंने NIS कर रखी है 2012 में। 2012 के बाद मैं डिग्री लेके डिप्लोमा लेके वापस आया था। तो मेरी कोचिंग की जो जर्नी है वो 2013 से स्टार्ट हुई है। उससे पहले मैं प्लेयर था, तो मैं लगभग 6 क्लास से आर्चरी कर रहा हूँ। 6 क्लास से लेके BA की मैंने BPED की, सब की वहाँ तक। उसके बाद 2013 के बाद जब मैंने कोचिंग फील्ड में पैर रखा, तो मेरे को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी नॉलेज हुई कि किस आर्चर को कहाँ कौन सी गलती हो रही है, उसकी वजह से उसका क्या बिगड़ रहा है, उसको कैसे सुधारना है। तो ये तो एक बॉडी और माइंड का सेटअप है। अगर आप माइंड से बोलोगे कि बॉडी को चलो यूँ, तो वो चलती नहीं है। पर जब वो चलती है, तब आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है यूँ। तो वो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। और हम क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटे स्टेप से उनको बार बार रिपीट कराते हैं और उनकी पोजीशन सुधारते हैं। उसके बाद आर्चर अपने आप अच्छा स्कोर मारने लग जाता है। उसकी पोजीशन सुधरेगी, शोल्डर स्ट्रेंथ आएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वगैरह और भी कराते हैं हम। योगा है, ऐसे कई कॉन्सेंट्रेट ट्रेनिंग है और ऐसी कई चीज़ें करवाते हैं जिससे वो उन बच्चों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। और आजकल एक ओलंपिक के अंदर एक नया टर्म चला हुआ, तो पहले उससे ओलंपिक की बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से आप बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे वागड़ के अंदर भविष्य में जो है एक आधा कोई जो है ओलंपिक का मेडल आ जाए? हाँ सर, आप एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। यही हमारा सपना है कि जब मैंने कोचिंग फील्ड में पैर रखा था, तो मैं ये नहीं जानता था कि मैं बच्चों को तैयार कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे तैयार किए, उससे सीखा, क्या नहीं सीखा। फिर आगे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली, हमारा सपना हो गया कि हमको ओलंपिक में गोल्ड दिलाना ही है और वागड़ से हमको एक आधा ओलंपिक गोल्ड दिलाना ही है। तो हमने बेसिक से अभी आर्चर तैयार किए हैं। तो लगभग 6 से 7 आर्चर ऐसे हैं जो उनको अगर सही अपॉर्चुनिटी और सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो आगे जाके ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं।
और जैसा कि सर ने कहा कि भविष्य में जो है हमारे वागड़ का जो मेडल है वो इंतजार कर रहा है, तो अगर भविष्य में हमारे वागड़ के अंदर कोई ओलंपिक का मेडल आता है तो सर को हम फिर से बुलाएंगे, क्योंकि ये जो है मेरे पुराने मित्र हैं और हमारे घर का रिश्ता है। तो अगर भविष्य में अगर वागड़ के अंदर कोई ओलंपिक आता है तो फिर से इनको बुलाएंगे और फिर से इनसे करेंगे बातचीत। लेकिन जैसे कि हम ओलंपिक की बात कर रहे थे, तो आजकल एक नया चलन बना हुआ है पैरा ओलंपिक। तो सर ये पैरा ओलंपिक क्या चीज़ है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, पैरा ओलंपिक। यहाँ के काफ़ी लोग जानते नहीं है पैरा, मतलब कि पैरा एथलीट्स क्या है। पैरा एथलीट्स वो हैं, इनका एक जो हैंडीकैप होते हैं, भले वो किसी भी तरीके से हो, उनका टूर्नामेंट अलग होता है। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे किसी एक्सीडेंट में किसी ने अपना हाथ गंवा दिया है, किसी ने अपने पैर गंवा दिए हैं, या किसी ने अपनी आंखें गंवा दी है, वो सब उनको वापस से अपनी ज़िंदगी में खड़े होने के लिए जो इंडियन ओलंपिक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने पैरा ओलंपिक को स्टार्ट किया है। वैसे ये पहले भी चलता था, पर पहले इतना हाईलाइट नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लग गया है। और हमारे यहाँ से पैरा गेम में काफ़ी बच्चे गए हैं और काफ़ी जने मेडल भी लेके आए हैं। एक अभी रिसेंट मेडल आया अवनी लखेरा का, और हमारे आर्चरी में आया है शीतल देवी का, और एक राकेश कुमार को अभी अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है। और शीतल देवी एक ऐसी आर्चर है जिसके दोनों हाथ नहीं है। वैसे उसका एक्सीडेंटली तो नहीं है, वो जन्म से ही ऐसी है उसके दोनों हाथ नहीं है, पर फिर भी वो आर्चरी करती है, पैरों से आर्चरी करती है। और पैरों से आर्चरी करके उसने वर्ल्ड कप में और ओलंपिक में जाके अच्छा प्रदर्शन किया है, और वो अर्जुन अवार्ड जीते, और वर्ल्ड कप में तो उसने गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और एक चीज़ और जो थी, मैंने सुना है कि जो अगर गेम्स के अंदर जो है आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसे कोई एग्जांपल अपने पास हैं क्या जिन्होंने जो है गेम्स खेल करके जो है गवर्नमेंट जॉब मिली जिनको? काफ़ी एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ गेम खेल के, ना उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, ना कोई ट्रायल दिए, ना कोई कुछ दिया है, और वो सीधे जॉब पे लगे। पहले ये ज़्यादातर क्या है, हरियाणा और पंजाब साइड और यूपी एमपी उधर सीधी जॉब देते थे कि वहाँ के जो इंटरनेशनल प्लेयर होते थे मेडल लेके आए हो तो डिपार्टमेंट वाले उनको जाके बुला लेते थे और उनको सीधी जॉब देते थे। अब हमारे राजस्थान ने भी ये किया है। तो हमारे राजस्थान ने एक स्कीम निकाली आउट ऑफ टर्म। तो आउट ऑफ टर्म के अंदर उसने फर्स्ट टाइम में 39 लोगों को सीधी जॉब दी थी। 39 में से जो हाईएस्ट की जॉब है वो डीवाईएसपी है। डीवाईएसपी बनने में बरसों लग जाते हैं। यानी कि जितना मुझे पता है डीवाईएसपी के लिए शायद जो है यूपीएससी निकालनी होती है। हाँ, जो यूपीएससी फाइट करके जो आईपीएस बनते वो जाके आगे जाके डीवाईएसपी बनते। तो वो डीवाईएसपी की जो पोस्ट है वो हमारे एक आर्चर हैं रजत चौहान जी, उनको सीधी वो पोस्ट मिली हुई है और आज भी वो खेलते हैं, आज भी वो आर्चरी करते हैं। और अभी रिसेंट नेशनल गेम्स हुआ है तो वहाँ पे भी उन्होंने मेडल लेके आए। और जो हमारे आर्चरी के लीजेंड है जिनका जिक्र आपने भी किया था, जैसे लिम्बाराम जी हैं, धूलचंद जी हैं, ये सारे लोग अभी कहाँ पर हैं? क्योंकि जो है कहीं पर चर्चा की अगर बात की जाए तो बहुत कम चर्चा इनकी हो रही है। तो इसका क्या कारण कह सकते हो आप? इसका कारण मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लिम्बाराम जी ने तो काफ़ी हद तक आर्चरी को डेवलप किया है। जैसे उन्होंने बीकानेर में जाके काफ़ी आर्चरी को डेवलप की, जयपुर में वो काफ़ी टाइम रहे तो जयपुर में आज काफ़ी अच्छी आर्चरी है। उसके बाद अजमेर में भी कुछ टाइम रहे, कुछ टाइम डूंगरपुर में भी रहे, तो वहाँ पे भी उन्होंने प्लेयर को तैयार किया। और अभी वो शायद तक थोड़े बीमार चल रहे हैं तो वो भी दिल्ली में हॉस्पिटल है। और श्यामलाल जी और धूलचंद जी ये बांसवाड़ा में ये भी एक एकेडमी चला रहे हैं और वो भी खेल अधिकारी के पोस्ट पे हैं। तो वो भी बेसिक आर्चर तैयार कर रहे हैं। और जैसे कि सर से मेरा थोड़ी देर पहले जब डिस्कशन हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि वागड़ के अंदर जो है इतने बड़े बड़े आर्चर हुए हैं जो ओलंपिक के अंदर जो है वागड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे इधर की जो है आर्चरी की हालत थोड़ी सी ख़राब है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में ये है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ हम जब थे उनके पीछे पीछे तो हम सब जितने भी जो अच्छे आर्चर थे वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली, क्योंकि एक लेवल पे जाके उनको सही इक्विपमेंट नहीं मिल पाया और सही कोचिंग नहीं मिल पाई, तो उन्होंने अपनी फील्ड को चेंज कर लिया और वो जॉब लेने के लिए चले गए। तो उन्होंने गेम छोड़ दिया। तो गेम तो कोई बात नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने पीछे से बेसिक
जो थे वो तैयार नहीं किए, तो वो कुछ कुछ ही तैयार होते चले गए। इसलिए हमारे यहाँ धीरे धीरे आर्चरी कम होती गई। और एक और जो कोच थे हमारे, जयंतीलाल जी नन्नमा, उन्होंने भी काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर निकाले हैं, तो उनकी डेथ होने के बाद थोड़ी यहाँ आर्चरी गिर गई थी। और जैसे कि इतनी सारी बातें आर्चरी की हो गई, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आप जो है मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग अपना जो कंट्रीब्यूशन है गेम्स के प्रति किस प्रकार से दे सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ है वो लोग करें जिसकी वजह से जो है आर्चरी जो है या फिर कोई सा भी गेम जो है आगे बढ़ पाए? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गांव के लोग हों, भले ही वो सक्षम हो या नहीं हो, और जो हमारे स्कूल में है, स्कूल्स के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं और जो कॉलेज में है, खास करके कॉलेज वाले बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज में हर एक गेम के सिर्फ यूनिवर्सिटी के आसपास के जो बच्चे होते हैं, जो सिटी जो देखते हैं गेम, वही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज है, आजकल तो खेरवाड़ा में 6 से 7 प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से भी बच्चे खेलने नहीं आते। तो उनको भी बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, खेलों के प्रति अवेयर होना चाहिए कि हम अगर बच्चों को भेजेंगे तो स्टडी के अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि खेलों में। और यूनिवर्सिटी में तो सीधा ऑल इंडिया भी जा सकते हैं, कुछ कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें सीधा ऑल इंडिया जा सकते हैं। और हमारे इधर के बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है, उसको निकालना पड़ रहा है। और वो क्या है कि अब गवर्नमेंट तो कितना सपोर्ट करती है कितना नहीं करती है, वो तो एक बात है। अभी पिछली बार ये ग्रामीण ओलंपिक ने ये किया था, जिससे हमने देखा था कि गांव की महिलाएं भी इन सबको बुलाया था। तो खेलों में रुझान तो है और सबों में पोटेंशियल भी है, पर उन गांव के लोगों को अपने बच्चों को खेलों की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो किसी भी फील्ड में, भले वो आर्चरी हो या एथलेटिक्स हो, खो खो हो, कबड्डी हो, कोई भी हो, उन गेमों में खेले छोटे बच्चे। और एक स्कूल से खेलते खेलते अगर कोई अच्छा बच्चा निकलता है तो उसको आगे के लिए कहीं ना कहीं से उसको एकेडमी में या किसी के थ्रू उसको आगे लेवल तक पहुंचाए। क्योंकि काफ़ी एकेडमियाँ हैं, काफ़ी ऐसी जगह है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है जहां वो उनको पता ही नहीं होता है हमको आगे जाके क्या करना है। खेल में खेल लिया, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो वापस खेल में आते ही नहीं है। तो जो अच्छे प्लेयर हैं उनको आगे एकेडमियाँ, क्योंकि जो टीचर्स वगैरह अपने गेमों से जुड़े हुए हैं उनको सब पता रहता है कहाँ एकेडमी है, कहाँ कैसे क्या बच्चों को भेजना है। जैसे अभी शाही की काफ़ी एकेडमियाँ चल रही है, कौंसिल की काफ़ी एकेडमियाँ चल रही है। उन कौंसिल में उन बच्चों का एडमिशन कराओ, तो ताकि उन बच्चों का तो भविष्य सुधर सके और आगे जाके वो अगर अच्छा करते हैं तो वागड़ के लिए मेडल लेके आ सके। और इतनी सारी बातचीत करने के बाद हम भगवती लाल जी से पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जो है अभी एक रिसेंटली एक एकेडमी शुरू करी है, थोड़ा सा एकेडमी का ओवरव्यू जान लेते हैं। और एकेडमी जो इन्होंने शुरू करी है उसका पर्पस क्या है, और उस एकेडमी में जाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको देखने मिलेगी और क्या चीज़ आपको सीखने मिलेगी? हमने एक एकेडमी स्टार्ट की है, उसका नाम है श्री नित्यम श्री षष्ठी। वो हमने यहाँ खेरवाड़ा में आर्चरी के अलावा और भी जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ के, जैसे खो खो, कबड्डी, क्रिकेट वगैरह, उन सबको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और फ़िलहाल हमने आर्चरी को इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि आर्चरी के हमारे पास 20 से 25 प्लेयर हैं, तो उनको देख के और वो उनकी प्रैक्टिस को देख के दूसरे भी आ सके। तो हमारा ये होगा कि आप आर्चरी से नहीं तो दूसरे गेमों से जुड़े, जितना हो सके आप बच्चों को खेल मैदान में लेके आएँ, ताकि वो मोबाइल से, टीवी से या और दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे दूर रह के और ग्राउंड की तरफ रुझान आए बच्चों का, ताकि ग्राउंड में आके जो बच्चे हैं वो अपना फिजिकली फिट रहे, थोड़ा मेंटली फिट रहे और थोड़ा एनवायरनमेंट में घुले मिले। जैसे धूल मिट्टी, इनसे काफ़ी बच्चों को एलर्जी होती है, हल्की सी धूल हुई ये छींके चालो, ये एलर्जी हो जाती है। तो छोटे बच्चों को आप ग्राउंड में लेके आए, वो घूमेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, तो उनको एलर्जी कभी नहीं होगी। और धूप से भी काफ़ी ऐसा होता है, हल्की सी धूप में निकले, पसीना आ गया, चक्कर आ गए, ये वो। आजकल तो प्रार्थना में थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो भी बच्चे गिर जाते हैं। तो वो हमारे बच्चे क्या है कि कंपटीशन के टाइम में, जब फुल कंपटीशन पीक पे होता है, तो हमारे बच्चे 6 से 7 घंटे पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 9 बजे से आ जाते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट का टाइम होता है 9 बजे से 4 बजे तक। तो वो उसी टाइम वेरिएशन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं ताकि उस एनवायरनमेंट में ढल सके, क्योंकि कंपटीशन को धूप में ही करना है।
धूप में या ठंड में, जो भी हो, जो एनवायरनमेंट हो उसी में करना है, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने भी आपके जो हमारे खेरवाड़ा के व्यूअर्स हैं या और भी कोई हो, वो सब बच्चों को या उनके साथ साथ वो खुद भी ग्राउंड में आके वॉकिंग करे, देखे गेमों को, बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें डालें, ताकि हमारे यहाँ खेलों को बढ़ावा मिल सके। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, सर ने जो है हमारी अभी एक एकेडमी खोली है, एक एनजीओ खोला है, जिसके अंदर ये जो है बहुत से गेम्स को ट्रेंड कर रहे हैं। और फिलहाल जो मेन गेम इनका चल रहा है वो आर्चरी। तो अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इनका नंबर भी डाल दूंगा और एड्रेस भी डाल दूंगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपका भी जो खेलों के प्रति रुझान है और अगर आप भी खेलों के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो जरूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। ये थी आज की वीडियो हमारे वागड़ के द्रोणाचार्य भगवती लाल जी गरासिया के साथ। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर जरूर आपने कुछ सीखा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अनफिल्टर्ड विद व्लॉग कबीला के एक नए एपिसोड में, और आज का एपिसोड यहीं करते हैं समाप्त।